गया? नहीं मुझे पता है, लेकिन किस तरह से पढ़ाना है, कोर्स तो कवर करना है ना। चैप्टर 1 to 3 तो ये 2-3 कोई मसला नहीं, आपके सामने मौजूद है, कोई ये इतना बड़ा कोई वो है। ले जी, चैप्टर 1 करेंगे और जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इधर हम बोर्ड पे समझने लगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, इसका मतलब है ये कैश बेसिस पे नहीं होगा, अक्रूवल बेसिस। अगर आपको 10 महीने का रेंट मिला है और 2 महीने का नहीं मिला तो भी आपने कितने महीने की इनकम, 12 महीने। और अगर आपको एडवांस रेंट 14 महीने का उसने दे दिया तो भी आपने 12 महीने लेने, इसलिए कहते हैं रिसीव्ड या रिसीव, इसका मतलब है अक्रूवल। ये पहली बात। जो मिल गया वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट आया किस हेड में डालूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब रेंट को हम पढ़ने लगे। रेंट नंबर 1 रिसीव्ड और रिसीवेबल। आपको 10 महीने का रेंट मिला है, 2 महीने का आपको ऐड करना पड़ेगा, अनलेस अनटिल कि वो जो आपका टेनेंट है वो छोड़ के चला जाए, फिर तो आपको पता है। अगर रिसीवेबल हो फिर भी आपको ऐड। दूसरा फॉरफिटेड डिपॉजिट, ठीक है। फॉरफिटेड डिपॉजिट, आपने किसी से कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, 3 महीने का आपको आया रेंट, और उसके बाद आपने कहा कि जनाब मैं इसको सेल कर दूं, ठीक है। सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में जिस बंदे, उस बंदे ने आपको 2 लाख रुपए बयाना दिया, टोकन मनी दी, ठीक है। और उसके बाद वो बंदा कहता यार मुझे तो ये वारे नहीं है, बहुत महंगा प्लॉट मैंने तुम्हारे साथ कर लिया, तो नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ये है कि फिर ये वाला जो 2 लाख है वो वापस नहीं होता, तो कहते हैं ये भी रेंट का पार्ट है। तो अब रेंट होगा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड फॉरफिटेड डिपॉजिट। क्लियर हो गया? यहां तक ये अमाउंट समझ ले बन गई 10 लाख। क्लियर हो गया? 10। इसमें से कुछ चीजें वो कहता है निकाल दें। नंबर 1, आपने बिल्डिंग दी है टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी, ये इनकम फ्रॉम अदर। तो हमने अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया है कि बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी देंगे तो वो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है आपने बिल्डिंग किराए पे दी है, उसे कहा है कि मैं इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा, उसके पैसे अलग से लूंगा, ठीक है। जब वो आपको पैसे दे, ठीक है, उसमें शामिल होंगे कौन से वाले, इंटरनेट वाले। इसी तरह से आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, किराया होगा ₹1,00,000, 20,000 उसमें से किसके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के। जब वो ये बता दे, जब वो ना बताए ₹1,00,000 दे दूंगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हमें पता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, ये सारे का सारा किसमें चला जाएगा, इनकम फ्रॉम। जब वो अलग से बता दे तो इसको कहते हैं यूटिलिटीज, एमेनिटीज, और इसी तरह से बाकी इसके वर्ड है, ये भी किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपने बिल्डिंग ली किराए पे और उसको आगे किराए पे दे दिया, इसको कहते हैं सब लीज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ले जी, सब लीज। क्लियर हो गया? ग्राउंड रेंट का जब कंसेप्ट आएगा तब पढ़। ये हमें पता चल गया जनाब कि अगर सब लीज हो, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी हो, या यूटिलिटीज एमेनिटीज हो, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी वो रेंट का पार्ट नहीं बनेगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर। ये वाली बात। अब जनाब ये 1,00,000 रुपया बन गया, ठीक है। अब ये हमारा है ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट, लेकिन टैक्स तो लगता है सवाए सैलरी के नेट पे, सवाए सैलरी ग्रॉस में। बाकी जितनी भी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर, ये नेट पे लगता है।
ये हमेशा नेट पे लगता है। नेट का मतलब होता है जितने आ रहे हैं जितना खर्चा वो लेस कर दे बाकी, ठीक है। जो खर्चा होता है जो क्रॉस को नेट बनाता है उसको कहते हैं डिडक्शन, और जो टोटल इनकम में से लेस होता है उसको कहते हैं डिडक्टिबल अलाउंस। क्लियर हो? डिडक्शन हम इसकी पढ़ने लगे, ठीक है। चले जी, डिडक्शन पढ़ते हैं हम एक एक करके, यानी क्या चीजें लेस होंगी। तो इसमें से सबसे पहले 1/5 रिपेयर अलाउंस। क्लियर हो गया? इसका मतलब है वो रिपेयर अलाउंस दे दिया। अब इसी में रिपेयर अलाउंस में अगली बातें बता दूं। प्लॉट का रिपेयर नहीं होगा, प्लॉट के प्लॉट का अगर फॉरफिटेड डिपॉजिट है उस पे भी रिपेयर नहीं मिलेगा, ना प्लॉट पे ना प्लॉट के फॉरफिटेड। यहां तक क्लियर? रिपेयर में एक और वो कुछ दिनों से वो कह रहा था, वो कहता है वो डेप्रिसिएशन दे देता, वो कहता है रिपेयर एक्चुअल दे देता है। इन सब को इग्नोर करके 1/5 ऑफ ग्रॉस। अगर वो दे दे, एक बिल्डिंग है उसमें से 10 लाख आ रहे हैं और एक प्लाट है उसमें से 2 लाख आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इनकम में ग्रॉस रेंट कितना है? 12 लाख। लेकिन जब 1/5 लेने लगेंगे 10 लाख का लेंगे, 2 लाख का नहीं लेंगे। ये कुछ अरसे से उसकी प्रैक्टिस चल रही कि वो क्या कर लेता है, प्लॉट प्लस बिल्डिंग 2 दे देता है, और उसके बाद जब आप 1/5 निकालने लगते हो तो आपने प्लॉट का 1/5 नहीं लेना, 1/5 यूजुअली आपकी आदत होती है ग्रॉस की। क्लियर होंगे? ले जी, इसमें एक और चीज डाल रहा है रेंट में ही, वो भी बता दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी तैयारी पहले है। वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है, पहले कहता था 10 लाख रुपया यानी लाख रुपए रेंट है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12 लाख। अब ये 12 लाख हो जाएगा, ये तो ठीक था। अब वो क्या कहता है? वो कहता है उसको मिले 10 लाख और उसके बच्चों की 2 लाख फी थी वो उसने पे कर दी। किसने? टेनेंट ने। तो है तो या तो उसको 12 लाख दे दे या 10 लाख दे दे और 2 लाख जो लैंडलॉर्ड के बच्चों की फी पे कर। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है चीज को, और वो कहता है भाई कि भाई एक टैक्स था, अब टैक्स एज ए डिडक्शन भी होता है, एक टैक्स था किसका? लैंडलॉर्ड का, और वो पे कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? 2 लाख का टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब है ये कितने हैं? 12 लाख ही हैं। और दूसरा, ये जो टैक्स पे कर दिया लैंडलॉर्ड पे करता तो वो डिडक्शन लेता, अब भी ये एज ए डिडक्शन अलाउड। तो जिसके 2 इंपैक्ट आ जाते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन पास पेपर में भी आए हुए। तो ये मैक्सिमम चीजें हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अगर अलग से क्वेश्चन पूछे तो यूजुअली वो फिर इसको इस तरह से लेंथी कर जाता है। यहां तक क्लियर है? हम डिडक्शन पढ़ रहे हैं, पहला 1/5 रिपेयर, और 1/5 में जो जो मसाइल आते हैं वो आप अपने पास लिख लेंगे। पहला है 1/5। दूसरा, कोई भी टैक्स पे करे एक्सेप्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कभी भी एज ए डिडक्शन, ना बिजनेस में ना किसी और जगह पे। बिजनेस में भी कोई टैक्स पे करें आपको डिडक्शन अलाउड है, प्रॉपर्टी में टैक्स कोई भी टैक्स पे करें बोला सवाए इनकम टैक्स, सवाए इनकम टैक्स। क्लियर हो गया? आपने जो है कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ठीक है, वो आपको एज ए डिडक्शन, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को इंश्योर, वो 2 नंबरी क्या करेगा? वो कहेगा आपकी 2 बिल्डिंग है, एक में आप रहते हैं और एक ने आपने रेंट पे दी हुई, ठीक है, तो इनके लिए, ठीक है, 2 लाख रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो आपने फौरन सोचना है 2 प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है आधा आधा, तो आपने 2 लाख को किस पे लेके आना है? 1 लाख। ये वाली बात समझिए, इस तरह से वो 2 नंबरी करने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया? तो इंश्योरेंस प्रीमियम एज ए डिडक्शन
अलाउड। उसके बाद आपने कोई लीगल फी पे की है टू डिफेंड द टाइटल, ठीक है, तो वो भी किसी ने कोई भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लीगल फी पे की है तो वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड है। मेन जो प्रॉब्लम इसमें आता है वो आता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अलाउड है। किसके लिए? आपने प्रॉपर्टी ली, अब आप कहते हैं एक और प्रॉपर्टी ले लो, आप एक और प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको आपने रेंट पे वो करना है, तो जैसे रेंट शुरू होगा आपने जो लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एज ए डिडक्शन अलाउड हो। आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, उसको रेनोवेट करवाना है, आपने लोन लिया तो उस पे जो रेंट पे सॉरी लोन पे जो इंटरेस्ट, लोन नहीं वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उस पे जो इंटरेस्ट मैंने लिख दिया इधर इंटरेस्ट, वो क्या 2 नंबरी करेगा, वो कहेगा इतना लोन लिया इतना वापस किया है, भी वापस किया तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे बताओ इंटरेस्ट कितना था, तो हमें एक्सपेंस अलाउड होगा इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ द लोन नहीं। इससे मजीद कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाएगा, बताएगा, कहेगा इतने पैसे दिए, इतना प्रिंसिपल था उसमें से, तो बाकी जो होगा इंटरेस्ट, वो एक्सपेंस है हमारा, हमने ढूंढना है। इंटरेस्ट में मैक्सिमम इतना कर सकता है। आपने प्रॉपर्टी एक्सटेंड की, पहले एक स्टोरी बनी हुई थी, आपने उसके ऊपर एक और बना दी और उसको भी किराए पे देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने लोन लिया, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी गिरा के दोबारा बनाई है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन की है, जैसे जो है सोलर सिस्टम लगवा दिया, अब वो बेसिकली किसके लिए है, ताकि प्रॉपर्टी का क्या बढ़े और परमानेंटली अटैच है। तो ऐसे जितने भी रेनोवेट, रिफर्बिश, ठीक है, रीबिल्ड, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, एक्वायर्ड, उन सब के लिए लोन लिया है, लोन के ऊपर जो वो एज ए डिडक्शन अलाउड। क्लियर हो गया? जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 3 तरह से होता है हमारा, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है वो बता देता हूं। जी, वो थोड़ा टेक्निकल है। जब आप लोन लेते हैं वो 3 तरह से आप लेते हैं, तो ज़ाहिर इंटरेस्ट भी फिर कितने का होगा, एक तो नॉर्मल लोन और उस पर क्या होगा इंटरेस्ट, कभी उसको इंटरेस्ट कह देता है, कभी उसको प्रॉफिट ऑन डेट कह देता है। ये तो हमें बात पता चल गई। सम टाइम आप किसी बैंक से, ठीक है, या HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन से लोन लेते हैं और वो इस्लामी तरीका से मुताबिक लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इस्लामिक तरीका से लोन लेते हैं। कौन से वाले होते हैं, हमारे सर दर्द नहीं, ठीक है, तो उसमें वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता, वो 2 तरीके से लेता। कहते भाईजान आप ये प्रॉपर्टी किस लिए कर रहे हैं, कहते इसको कल मैंने किस पे लगाना है, किराए पे, रेंट पे देने, तो कहते हैं रेंट में से मुझे शेयर दोगे, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे, तो जितना शेयर बैंक को या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन को दे रहे होंगे, ठीक है, वो एज ए डिडक्शन अलाउड है। समटाइम वो क्या कहते हैं, भैया प्रॉपर्टी तो बढ़ती है, एक साल आपने प्लॉट लिया जो है 2 मिलियन का, अगले साल वो 3 मिलियन का हो जाए, इस तरह से बढ़ता रहता है, तो आपने जितनी उसमें एप्रिसिएशन होनी है आपने मुझे उसमें से शेयर देना, ठीक है, और वो पहले नोट कर लेते हैं कि इतनी एप्रिसिएशन होगी, हो या ना हो आपने उनको पैसे देने। तो जब आप क्या करते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन या बैंक से इस्लामिक तरीका के मुताबिक लोन देते हो तो फिर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते, या तो शेयर इन रेंट देते हो या शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी देते हो, ये भी आपको एज ए डिडक्शन अलाउड। जब हम आगे चलते हैं फिर बाज दफा क्या होता है, प्लेज करवाते हैं, ठीक है, मॉर्टगेज भी इसके लिए लफ्ज होता है और बड़े काफी सारे, सबका मतलब एक ही है। तो इसमें
आपको वैसे जानते थे, आपको लोन दे दिया और आपने प्रॉपर्टी के लिए यूज कर लिया। यहां पे आपने वही प्रॉपर्टी क्या रखवा दी, गिरवी रखवा दी, और उसके ऊपर एक और स्टोरी बनवा रहे हैं और उनसे क्या लिया, लोन। तो इस सूरत में भी आप क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड। तो 3 तरह का इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट, एक मॉर्गेज पे इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट नहीं दे रहा, शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये डिडक्शन है जो आपको अलाउड। ठीक है, 2-4 और डिडक्शन है, जरा हम पढ़ लेते हैं आज, फिर हम इसको दोबारा से शुरू करेंगे। जी बेटा, हाँ जी पढ़ते। रेंट हमने पढ़ लिया, रेंट नहीं बेटा, आपस में बातें नहीं प्लीज। रेंट जो है रिसीव्ड या रिसीवेबल, और फिर कहीं पे फॉरफिटेड डिपॉजिट। जी आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। रेंट जो है वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, किसी और हेड में नहीं जाएगा, हमें पता चल गया। ठीक है, अच्छा आप एक और बात, फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं कर सकते, तो हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर, ये मतलब। ठीक है, फिर कहता है अगर जनाब, ठीक है ये हम सैलरी में पढ़ लें। उसके बाद वो कहता है टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी दे दे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर कौन से वाला, अगर आप एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एमिनिटी सॉरी जो है अदर सर्विसेज दे, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर वो आगे कहता है कुछ एग्जांपल है, ठीक है वो आपने कर लेनी है या कर चुके होंगे। ठीक है, उनका सोल्यूशन है, लें जी। फिर आई कैप बुक की कुछ मैंने एग्जांपल नोट्स में ऐड कर दी हैं ताकि हमें जो है। फिर अब आए हम डिडक्शन पढ़ने लगे। डिडक्शन में पहला कौन से वाला है, 1/5, और नोट 1 में लिखा हुआ है प्लाट का 1/5 नहीं लेना। चले आगे चलते हैं। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स के अलावा पेड और पेएबल दोनों, लोकल टैक्स, चार्जेस, सेस, जो मर्जी उस प्रॉपर्टी से अटैच हो। जैसे आपने टोल टैक्स दिया गाड़ी का, अब वो तो ऐड नहीं करेंगे ना, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। फिर डी पॉइंट है ये, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर कौन से वाला, कोई प्रॉफिट पे किया है। फिर कौन से वाला, शेयर इन रेंट या शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन दिया है, या आपने कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट पे किया है जब मॉर्टगेज हो, प्रॉपर्टी प्लेज्ड हो, कैपिटल चार्ज भी इसको कहते हैं। तो इस सूरत में आपको जो है वो अलाउड है। ये नेक्स्ट एक डिडक्शन बच गई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर लीगल चार्जेस आपने जो पे किए, क्लियर हो गया, लीगल चार्जेस पे अब तक हम ये डिस्कस कर चुके। अब हमारे 3 रह गए हैं, एक है ग्राउंड रेंट, एक है जनाब जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और एक है बैड डेट। ये 3 डिडक्शन, इनको हम अलग-अलग से डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा। चलें आए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो कहता है कि मैंने बंदा रखा हुआ है यार, वो बेटा आवाज ना आए प्लीज। ठीक है, मैं माइक नहीं लगाया, मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा आपकी आवाज को दबाने के लिए, तो मैं दबा इस तरह से भी ले तो देख लीजिएगा। चलिए जी, अच्छा उसने तुझे कहा है, वो खुद थत्था है, जैसे बंदे हैं मैं खाम खा। ठीक नहीं, लंबी बात हो जाएगी। आज बेटा जुगा तेरे पे लग गई है तो सवाब तुझे पहुंच गया। आज अच्छा अच्छा ले जी, आज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम डिडक्शन पढ़ लें, और पहला है जनाब, वो कहता है मैंने कोई बंदा रखा हुआ है और वो मुझे रेंट कलेक्ट करके देता है। अब जाहिर है उस बंदे की सैलरी एज ए डिडक्शन अलाउड होनी चाहिए। वो कहते हैं भाई उस सैलरी की जो भी एडमिन एक्सपेंस है वो एक्चुअल में लिख ले, फिर ग्रॉस रेंट का 4% ले, वो लिख ले। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो एज ए डिडक्शन अलाउड। ये क्लियर होंगे। उसके बाद एक बंदा है, ठीक है, उसका प्लाट पड़ा था, यूपीएल वाले आए कि भाई ये प्लाट हमें दे दे। उसने कहा ठीक है। अब ये प्लाट किसका, मिस्टर एक्स का ले लिया, किसने, यूबीएल ने किराए पे, और इस बंदे को रेंट पे कर रहे हैं, किसका,
इस प्लाट का, इस बंदे की वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमें पता है, प्लाट से है, प्रॉपर्टी से है, फ्लैट से है, जिससे मर्जी रेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स की तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये पे कर रहे हैं इस ग्राउंड का रेंट, ये इनका एक्सपेंस है, ये इनका क्या है, एक्सपेंस है। यहां तक बात रहती तो सिंपल थी, इन्होंने प्लाट किराए पे लिया, इस बंदे को दे रहे हैं, ठीक है, रेंट, इस बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और यूबीएल का क्या है, एक्सपेंस है, वो आप सिंपल एक्सपेंस क्लेम कर। हुआ क्या, यूबीएल ने इस पे दो स्टोरीज बना दी, एक को खुद रख लिया और एक आगे रेंट पे दे दी। अब ये सब लीज वाला मामला नहीं है, सब लीज वाले में अपनी बिल्डिंग नहीं होती, इस केस में प्लाट किसी और का है, बिल्डिंग यूबीएल की अपनी है, इसीलिए ये जो इनकम आएगी रेंट की यूबीएल को, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है किसकी, यूबीएल। और ये जो प्लाट का रेंट पे कर रहे हैं वो यूबीएल का एक्सपेंस है, इसको कहते हैं ग्राउंड रेंट। जी जी, पूरे का पूरा वो नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी, और क्योंकि देखें अब इस तरह से देखें जरा, इसके ऊपर 4 मंजिला इमारत बना दी, एक खुद यूज कर रहे हैं, तो क्या अब रेंट के कितने 4 हिस्से करें, 10 बना दी तो इस तरह से उन्होंने कहा जितना ग्राउंड रेंट होगा, क्योंकि ये वाला एक ही बनाया और किराए पे दे दिया, तो ये इस तरह से, ये प्रैक्टिस में नहीं है, सारे का सारा ग्राउंड रेंट ऐसे जो है। अब जरा सुने, प्रॉपर्टी किसकी, यूबीएल की, और उन्होंने जो है आगे रेंट पे दी हुई, तो वो यूबीएल की क्या है, हम इसको देख लेते हैं। प्लाट का जो किराया पे कर रहे थे वो था 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, और जो ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दिया वो है 80,000 रुपए पर मंथ। अब 80,000 रुपए यूबीएल की इनकम फ्रॉम, इसको 1/5 भी मिलेगा, कोई लोन लिया है था उसका भी वो मिलेगा, कोई लीगल फीस है वो सारे मिलेंगे, एक इनको नया एक्सपेंस मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला प्लॉट उसका नहीं है, उसका वो क्या पे कर रहे हैं, ये ग्राउंड रेंट है, ये यूबीएल को एज ए डिडक्शन अलाउड, ये ग्राउंड रेंट का कंसेप्ट है, ग्राउंड रेंट का कंसेप्ट है। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो टेक्निकल पॉइंट है कि भाई रेंट रिसीव, बेटा आवाजें आना शुरू हो जाती है, ना करें यार, ना आपस में ना बोलना है, बोलने का शौक है क्लास छोड़ दें, यहाँ पे बाकियों को डिस्टर्ब ना करें, आपकी वजह से बाकी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ले जी अर्शवान उठो, पीछे उठो 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 बेटा, पीछे एंड पे उठ जा, नहीं बोल, इसी तो कह रहा हूं बोल ना पड़ो, पीछे चले, ठीक है, 1-2 और बच्चे हैं बस देख लेना। ले जी अब जरा जल्दी से अब है बैड डेट का कंसेप्ट। बैड डेट क्यों होता है, देखिए हमें 10 महीने का रेंट मिला 10 लाख रुपए, 2 लाख अभी हमने लेने हैं, स्टिल हमारी इनकम 10 लाख नहीं होगी बल्कि 12 लाख, तो फिर जब रिसीवेबल इनकम में आ जाता है तो बैड डेट का कंसेप्ट होता ही होता है। जैसे उसको मई और जून इसका रेंट आना है, ईयर खत्म हुआ 30/6/2025 को, उन्होंने जब उसने रिटर्न फाइल की 30 था 31 है 9 सितंबर 30/9/2025 को उसने रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स उसने कितने पे दिया, 10 लाख पे या 12 लाख, 12 लाख टैक्स दे दिया, और बाद में उसको अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में पता चला कि भाईजान ये तो मुझे, तो जिस साल पता चला उस साल में ये 2 लाख जो उसको नहीं मिला मई और जून का रेंट, ये उसको 2 लाख एज एन एक्सपेंस हो जाएगा 2026 के टैक्स ईयर। ये क्लियर हो गया भाई, मुझे पिछले दफा आपने मुझसे पूरा टैक्स ले लिया था, रिटर्न भी फाइल कर दी, हालांकि मुझे कितने मिले थे 10 लाख, 2 लाख मेरा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, वो पिछली रिटर्न तो फाइल हो गई, अब जब 26 की रिटर्न फाइल करेगा वो कहेगा भाई 25 में मेरा कितना था रिसीवेबल, यानी जो है रिसीव्ड कितना था,
रिसीवेबल, दोनों को मिलाएं, रिसीव्ड एंड रिसीवेबल 12 लाख। तो आपने 12 लाख मेरी इनकम ट्रीट की थी, मुझे 2 लाख नहीं मिले, वो कहेंगे भाईजान आपको एज ए डिडक्शन बैड डेट अलाउड है, जैसे बिजनेस में होता है। लेकिन कुछ शर्तें आपने पूरी करनी है। नंबर 1, ये जो किरायादार है, आपके पास कोई सबूत है? जी मेरे पास किराया नामा, रेंट एग्रीमेंट है। इसको कहते हैं, जो टेनेंट है वो बोनाफाइड है, तस्दीक हो गई, टेनेंसी वाज या टेनेंट वाज बोनाफाइड, पहली बात। दूसरी बात जो है लिजिटिमेट, असली, हकीकी, बोनाफाइड, यहां तक। अगली बात, क्या आपने ये इनकम 2 लाख अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड की थी? यस की थी। क्या आप उस पे टैक्स पे कर चुके हैं? क्या आपको हकीकी तौर पर यकीन है कि ये वापस नहीं आएंगे? रीजनेबल ग्राउंड, आप कहते हैं जी ये सारी शर्तें पूरी है। क्या आपने उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया है? जी निकाल दिया है। या सर मैं गया था, वो आगे चपेड़े मारता है मुझे, ठीक है, या कोशिश की है निकालने की, या जो है उसको निकाल दिया है या निकालने की कोशिश की। अच्छा ये बताएं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी में रहता था? जी 2 पे, 2 दुकानें थी जो है, तो बैड डेट किसका हुआ? एक का हुआ है, बाकी पूरे पैसे दे जी पूरे। अच्छा ये बताएं, आपने उसको दोनों से निकाल दिया? सर जब झगड़ा होना है तो दोनों पे होना, तो किसी और आपकी प्रॉपर्टी पे भी वो ना रह रहा हो, उसको निकाल दिया हो या नहीं। अच्छा आपने कोई लोग वगैरह लेके गए हैं? जी वो किसी की नहीं सुनता। अच्छा आपने उसके खिलाफ कोई केस वगैरह किया है? जी मैंने उसके खिलाफ केस किया, ये थाने में रिपोर्ट थी, FIR, ये कॉपी, ठीक है। या सर मैं गया था तो मैंने SHO से कहा सर फलां बंदा मेरा किराया नहीं दे रहा, कौन है बंदा दिखाओ, मैंने तस्वीर दिखाई, कहता अपना भांजा है यार, तो मैं चुप करके उठा गया। या आपने उसके खिलाफ लीगल केस कर लिया, या आपको लगता है लीगल प्रोसीडिंग का कोई फायदा नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अगर सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ये बैड डेट आपको अलाउड होगा। नंबर 1, आपने पहले उसको अपनी इनकम में ऐड किया था और उसको आपने अकाउंट्स में राइट ऑफ करने, आपको रीजनेबल ग्राउंड, और उस पर टैक्स भी पे कर दिया, आपको यकीन है ये पैसे वापस नहीं आने, आपने उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया या कम से कम कोशिश किया है, आपकी वो किसी और प्रॉपर्टी में ना रह रहा हो, ये ना हो इधर कहीं बैड डेट है और दूसरी जगह पे हंसी खुशी रह रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं। जब लड़ाई होती है तो सारी लड़ाई होती है। क्या आपने उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, या फिर आपको लगता है कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं? ठीक है, ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो बैड डेट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउड होगा। चले, ये हमें डिडक्शन में हमने सारे पढ़ लिए, यही बातें सारी लिखी जी। हाँ वो पढ़ती वो कहता है कोई खर्चा जो बाद में, वो तो रिकूप्ड में भी हमने पढ़ लिया, बाद में बेसिक्स में पढ़ लिया था, कोई ऐसा खर्चा जो बाद में रिकवर हो जाए तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाए। जिस तरह से हमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होता है, इसी तरह से एक्सपेंस पेड और पेएबल होता है। 2020 में आपने एक एक्सपेंस लिया, लेकिन लीगल एक्सपेंस, वकील को फी पे नहीं की, लेकिन आपने लाख रुपए का एक्सपेंस क्लेम कर ली। वो कहते हैं भाईजान हम 21 को देखेंगे कि आप पे कर ले, 22 को भी देखेंगे कि पे कर ले, 23 को भी देखेंगे कि पे कर ले। अगर जिस साल आपने एक्सपेंस क्लेम किया और उससे आगे 3 साल, 1, 2 और 3, 20 वाला खर्चा 21, 22, 23 में आपने पे करना है। अगर ना किया तो 24 में वो दोबारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ले जी, आप कहते भाई मैं कैसे पे करता, वो वकील साहब तो यूके चले गए थे, मैं कैसे पे करता? ले जी, 2026 में वो वापस आ गया और आते साथ ही पहले सीधा आपके पास है भाईजान मैंने आपका एक केस लड़ा था, कब? 2020 में। वो लाख रुपए रहते हैं, मेहरबानी करके वो लाख रुपए देकर। अब आप सोच रहे हैं अच्छा मैंने 21, 22, 23 में जो पे नहीं किया था, तो 24 में तो वो दोबारा वो एक्सपेंस मेरी इनकम में उन्होंने ऐड कर। अच्छा खैर, वकील को अब क्या कहे कुछ, ठीक है, एक दफा बंदा वकील बन जाए दोबारा इंसान नहीं बन सकता। मैं खुद वकील हूँ
वापस और है भी हकीकत। आप यकीन करें, मैं मोटरवे पे जा रहा था, एक मोहतरमा थी, उन्होंने रोका, चालान कर दिया। अच्छा, मैंने जब लाइसेंस दिखाने लगा, अब सारा फिल कर दिया, मैं लाइसेंस दिखाने लगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस उसको देने लगा, तो साथ में वो कार्ड भी निकला जिस पे लिखा हुआ था कि मैं इंसान नहीं हूँ, वकील हूँ। ठीक है, नहीं 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 नहीं, कार्ड जो है ना, कार्ड वो सारे ना एक उसमें डाले होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा आप वकील हैं? मैंने कहा जी। तो रहने दे। मैंने कहा यार मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, मैं कहते नहीं रहने दे। पीछे उसका खड़ा था कि आपने चालान तो लिख लिया, कहते खुद पे कर देंगे। मुझे तब पता चला कि हम इंसान नहीं होते। ठीक है, झगड़े वाले पता नहीं लोग कहते होते, यानी इज्जत नहीं करते, जान छुड़वाते हैं। मतलब जाए आप, ठीक है मेहरबानी, ठीक, गलत नहीं गलत यार, क्यों क्या लेना, मतलब चले आप वापस नहीं अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर। ले जी, तो 26 में आप वकील को तो पे कर देंगे, एफबीआर को बताएंगे तो वो दोबारा आपको एज ए डिडक्शन अलाउड कर देगा। ये सारा चैप्टर था जी। आगे चलते हैं, आखिरी चैप्टर इसका पॉइंट पढ़ते हैं। रिपेयर वाली बात पढ़ ली। अच्छा, जब आपको एक प्रॉपर्टी है और उसके जॉइंट ऑनर है, पता है कि दोनों का 50-50% है। ठीक है, इसको कहती है शेयर इज असर्टेनेबल। तो 12 लाख हमारा रेंट चल रहा है, 6 इसके पास जाएगा, ये अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 6 लाख ऐड करेगा, 6 इसके पास जाएगा, हर बंदा अपनी रिटर्न फाइल करेगा। तो फिर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 12 लाख नहीं होगी बल्कि 6 लाख, और इसकी भी 6 लाख। ये सिंपल है। अगर असर्टेनेबल नहीं है, कभी ये बंदा 25% ले लेता है और ये 75% ले लेता है, कभी ये, उसमें असर्टेनेबल नहीं, तो फिर कहेंगे ये जो बिल्डिंग है ये एओपी है और ये इनकी इनकम नहीं है बल्कि एओपी की इनकम है। ठीक है, तो फिर उसको एओपी के तौर पर ट्रीट करेंगे। यहां तक क्लियर है? आखिरी पॉइंट है, अगर आपको एडवांस मिले, और इसमें से अब लेटरली क्वेश्चन इसी में से बना रहा है, आपको अगर मिले एडवांस, कहते भाईजान ये 14 महीने का किराया पकड़ो, 14 महीने का किराया, इसका मतलब है अगले 14 महीने तक आपको वो किराया नहीं देगा। आप साल का देखें, ये 14 महीने किस साल में फाल करते हैं। अगर 7 महीने 2024 में, तो उधर 7 डालें, और 7 किस में है? 25 में। इसको और कुछ नहीं करना। ये जो है कौन से वाला? एडजस्टेबल एडवांस। जब वो आपको एडवांस दे और क्या दे? एडजस्टेबल दे, आपने उसको क्या कर देना? इग्नोर। वो कहे भाईजान ये किराया पकड़े 1 महीने का और ये 5 लाख रुपया सिक्योरिटी, ठीक है, ये बढ़ गई कम, अच्छा 5 लाख रुपया ये सिक्योरिटी पकड़े। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी है, जब आप छोड़ेंगे इस घर को, इस फ्लैट को, इस प्लाट को, तो ये वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये रेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो। इसकी बात करने लगी, इसकी बात। तो हमारा 12 लाख रुपए क्या था? रेंट था, जो एक स्टैंडर्ड फिगर है। 5 लाख रुपया हमें इस साल क्या मिला? सिक्योरिटी मिला। वो कहते हैं भाईजान इसके करें 10 हिस्से, एक हिस्सा 2025 में, एक 26 में, एक 27, 10 अगले 9 साल तक, एक हिस्सा इस साल, और ये पहली बात हो गई। तो इसका मतलब है 12 लाख के साथ हम कितना करेंगे? 50,000। तो अब हमारा रेंट 12,50,000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये पहली बात करता है। दूसरी बात वो कहता है अगर 10 साल से पहले 2025 में, 26 में, 27 में वो चला गया, 27 में छोड़ के चला गया, तो उसको 5 लाख रुपए वापस कर दे। 27 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस 27 में जितना रेंट आया होगा वो लिखेंगे, इसका 10वां हिस्सा ऐड नहीं करेंगे। ये दूसरी बात करता है। पहली बात
जब उसने आपको 5 लाख दिए, आपने उसके 10 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा हर साल ऐड करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो छोड़ के चला जाए उस साल, हालांकि ये 2025 में आया, 25, 26, 27, 28, 29, ये 34 तक चलना था, 25 से लेकर 34 तक चलना, वो 27 में छोड़ के चला गया। 27, 28, 29 आने वाले सालों में, उस साल और आने वाले सालों में कुछ भी ऐड नहीं करना। ये क्लियर है बेटे? अब तीसरा मसला आता है जो कि मुसलसल वो पूछ रहा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा कि वो छोड़ के चला गया। 27 में ही एक नया बंदा आया और उसने 3 कंडीशन, क्लियर है? उसने 8 लाख रुपए दिए। कौन से वाला? सिक्योरिटी, हम बात सिक्योरिटी कर रहे हैं। उसने 6 लाख रुपए दिए, उसने 30,000 रुपए दिए। 3 सिचुएशन, ये अभी तक टेस्ट नहीं किया। 3 सिचुएशन बन गई। उसने कितने दिए? पहले से ज्यादा, पहले जितने, और बिल्कुल कम, थोड़ी सी सिक्योरिटी। 3 केसेस बन गए। तो अब ये बताएं कब आया? 25 में। 25 में कितने दिए होंगे? 50,000। 26 में, 27 में कुछ नहीं। इन 2 केसेस में वो कहता है आप क्या करो, हम इन दोनों को एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही करने लगे। कौन से वाली? आपने 12 लाख, समझ ले रेंट कितना रहा? 12 लाख। आपसे उसने कितना, आपने 8 लाख वाली एग्जांपल ले ली, 8 6 दोनों के लिए बराबर है 8 लाख। पहले कितना दे ऐड कर चुके? 50,000 प्लस ये लेस कर दें, कितना बचा? 7 लाख। इसको 10 से डिवाइड करें, एक हिस्सा इस साल, क्लियर हो गया? इसी तरह से 9 साल तक चलता जाएगा। ये इन दोनों के केस में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या है? उसने दिया 30,000। 30,000 हम यहां पे लिखेंगे 30,000 माइनस कितना हो चुका है? 1 लाख। नथिंग विल बी एडेड टू द इनकम, सैलरी नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? ठीक है, रटा हुआ है ना? ठीक है, नथिंग विल बी एडेड टू द इनकम फ्रॉम, जितना एडजस्ट हो चुका है उतना या उससे कम अगर आए तो फिर कुछ भी, ये मेरे ख्याल अभी तक टेस्ट नहीं किया लेकिन ये कर सकता है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसका मतलब इधर फिर माइनस लिखे नहीं, कुछ भी ना लिखे। क्लियर हो गया? चले जी बेटा। यस, जब आएगा, जैसे जैसे बेहतरीन यही कर ले, 8 लाख वाली बात कर ले, इसी को हम आगे घुमाते हैं। और ये पूछ रहा है, जो आपने बात पूछी है ना, तीसरे वाले पे भी पूछ रहा है। ये आया, इसने कितना दिया? 8 लाख। किसकी बात हो रही है? 2027 में 8 लाख दिया उसने, और हम इसमें से क्या लेस कर लेंगे? 50,000 25 का, 50,000 26 का, तो 1 लाख रुपया लेस कर देंगे। कितना आया? 7 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 70,000 इस दफा, तो हमारा हो जाएगा 12,70,000। अगले ही साल वो चला गया, नथिंग विल बी एडेड। ठीक है, नया आया, उसने 7 लाख दिया, 7,50,000 दिया। ठीक है, हमारा रेंट कितना? 12 लाख। नए वाले बंदे ने कितना दिया? 7,50,000। पहले वाले का कितना लेस करना है? दूसरे वाले का कितना लेस? 70,000। ये आप पूछ रहा है। अब वो 2 उस तक जाता। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से जितना अमाउंट दे चुके हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर चुके हैं। पहले वाले का लाख रुपया, इसका कितना? 4 कर दे, तो जितना देते जाएंगे
इसका 50,000 प्लस 50,000, इसका कितना 70,000। अगले साल चला गया तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। नया आया कितना 7 लाख, तो 7,50,000 में से कितना 1,00,000 और 70,000 लेस करके बाकी कितना बचेगा 5,80,000 डिवाइडेड बाई 10, एक हिस्सा 58,000। अगले साल ये चला गया और नए आने वाले ने कितना दे दिया 9 लाख रुपया। 9 लाख में से 1,70,000 58,000 लेस हो जाएगा, बाकी को 10 पे डिवाइड करेंगे। ये अब इस लेवल पे आके पूछ रहा है, ठीक है। पहले ये नहीं पूछता था, 2 अटेम्प्ट पहले उसने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले वो यहाँ पे रुक जाता था। ये कानून क्लियर हो गया जी बेटा। आपका क्वेश्चन जी, उस देखिए नहीं, उसके बाद कोई आएगा तो हम देखें यहां पे 30,000 दिया, लाख माइनस किया तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। जब यहां पे आएंगे इसने दिया 7,50,000, तो हम उसको कितना दे चुके हैं सिर्फ लाख रुपया, और यहां पे कुछ नहीं दिया तो सिर्फ लाख रुपया लेस करें जी। नहीं, वो फिर 30,000 तो वापस कर चुके होंगे तब तक। जो 70 जो देगा उसका कंपैरिजन करना है आपने, माइनस यानी जो आपके पास अभी अमाउंट है उसका कंपैरिजन करना है जितने पहले दे चुके हैं। यानी अगर नया आने वाला 70,000 दे, ये अभी तक पूछा नहीं है, उससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ये कहता है 30,000 दिए, उसमें से लाख लेस किया तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगला आया उसने 70,000 दिया, अब ये भी कम है, तो क्या हम लाख में से माइनस करें 70,000 में से करें या 30,000 में से? पिछला 30,000 अब भूल जाओ। अब यहां पे 8 लाख की जगह क्या लिखो 70,000, उसमें से लेस करें कितना हमने दिया हुआ है 1 लाख, नथिंग विल बी एडेड टू द। तो ये कंसेप्ट है। क्लियर है बेटा? चले चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। ये हमारा सारा हो जी, ना ढोला हो सी ना रोला हो सी हाँ, अगर प्रॉपर्टी सेल करने लगे हैं तो टेनेंट छोड़ेगा, वो उसने सिक्योरिटी वापस ले लेनी है। जिस साल वापस कर दे उस साल तो कुछ ऐड करना ही नहीं। कौन सी नहीं, अब तो प्रॉपर्टी चली गई, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते थे ना जो भी है। नई प्रॉपर्टी तो नया काम शुरू होगा जी। कैसे? नहीं, अच्छी बात है यार। चले बेटा स्टार्ट करते, आ जाए। नहीं, चैप्टर 1 जल्दी से आ जाए, जल्दी से। क्या चले, आप कहें मजीद मनहूसियत फैल जाती है, ऑलरेडी तो फैल। चले आ जाए। ऑब्जेक्टिव भाई जी बेटा, बोले। अगर तो जाते हो बाकियों से पहले तो फिर तो ठीक है, वरना तो एक स्टैंडर्ड टाइम है। आपने भी जुमा पढ़ना है, हमने भी जुमा पढ़ना है, हम कौन सा प्राइवेट मुसलमान। ले जी नान जी कल भी पढ़ेंगे, आ जाए कल भी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। यही चैप्टर 1 जितना बच जाएगा उतना पढ़ेंगे। चले दफा हो जाए, नहीं पढ़ना। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, भाई गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पूरे करने हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करानी है। गवर्नमेंट जब चाहती है इन्फ्लेशन कम हो जाए तो वो डायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा जाए। इसको नहीं, वो हमारा, हम तो उस पे सारा हमारा है लोन का ना, तो वो इस वजह गवर्नमेंट चाहती है कि महंगाई कम हो तो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाती है, बंदे की इनकम कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है। ये पढ़ा था कहीं। चलें आगे चलते हैं। फिर क्या है गवर्नमेंट, देखिए रेवेन्यू, बस यार बातें नहीं इधर से। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो है गवर्नमेंट ने, पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी अमीरों से पैसा निकले और गरीबों की तरफ जाए। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। चले आगे चलते। वो कहते नहीं बेटा आवाजें आ रही, क्या हो यार, आवाज ना आए प्लीज ना करें। नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, अगर वो सिर्फ यही वाली हेडिंग पूछे तो यही लिखेंगे। अगर वो कहे नॉन रेवेन्यू और 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो ये लिखेंगे।
अगर वो नॉन रेवेन्यू कहे और 10 नंबर का क्वेश्चन हो तो ये नीचे वाले भी नॉन रेवेन्यू ही है, तो डिपेंड करे तो फिर सारे लिखना पड़ेंगे। जरा गवर्नमेंट अगर किसी सर्टन गुड्स की प्रोडक्शन को इनकरेज करना चाहती है तो उस पर टैक्स कम कर दे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे गवर्नमेंट ने अगले दिनों सोलर को टैक्स फ्री कर दिया, तो आपने देखा कि हर तकरीबन जो है दूसरे तीसरे घर पे सोलर आना शुरू। अगर वो हाई रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हैं कहीं पे, तो वो जो है खास तौर पर किस पे, इंपोर्ट्स पे, इसका मतलब है वो चाहते हैं इंपोर्ट्स डिस्करेज हों और लोकल चीजें लोग परचेज करें। ओके समझें। अगर गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को क्या करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है, तो फिर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। इसका क्या मतलब है, अमीर पे ज्यादा। हाँ ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट जो बाज दफा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करती है, जैसे जापानीज को कहें आके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो कहें भाई क्यों करें, हम आपको टैक्स नहीं लेंगे। जैसे हमने एग्जम्पशन में पढ़ा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड जो है वो कुछ इस तरह का एक्ट है, वो इसी वजह से वो टैक्स में से उनको एग्जम्पशन दे रहे हैं। फिर कौन से वाला, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, इन्फ्लेशन को काउंटर करना हो तो टैक्स बढ़ा देते हैं, और एक होती है बूम रिसेशन, और डिप्रेशन को काउंटर करना हो तो टैक्स कम करते हैं ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। फिर क्या कहते हैं, साइंस इन्वेंशन, जैसे रिसर्च एंड डेवलप, टीचर रिसर्चर पे टैक्स माफ है। इसी तरह से जो है काफी सारी है, आप स्टार्टअप प्रोग्राम पे, और वो भी जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, वो चाहते हैं जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है साइंस को बेहतर करना चाहते हैं। जी ठीक है। डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एब्रॉड, बाहर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वहां से आएगा आपको डिविडेंड, तो डिविडेंड पे डबल टैक्स होगा। अब लोग कहेंगे नहीं यार पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें, बाहर वाले पे तो ज्यादा टैक्स है। क्लियर हो गया। तो अगर वो डिस्करेज करना चाहते हैं कि जनाब कौन से वाला कि आप इन्वेस्टमेंट एब्रॉड ना करें, तो वो फिर आपके डिविडेंड और प्रॉफिट पे टैक्स बढ़ा देते हैं। फिर अगर टैक्स यूज हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे 25,000 से ऊपर की सैलरी या कोई 32,000 से ऊपर सैलरी और 25,000 से बाकी एक्सपेंस किसके थ्रू करें, ताकि उनको पता चले किसके पास पैसा जा रहा है, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ओके। फिर वो कहता है वो हार्मफुल गुड्स को, सिगरेट वगैरह पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, तो अल्टीमेटली वो कहते हैं महंगी हो जाएगी, पहुंच से दूर हो जाएगी, तो फिर वो जो है महंगी सिगरेट की बजाय फिर हथौड़ा फिल्टर पी रहे हो। नहीं, तो टैक्स यूज्ड ऑन डिस्करेज ऑन सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर एक्टिविटी, जिसको रोकना उस पर टैक्स लगा दे। इनकरेज करना चाहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपने देखा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, अगर आप रिसर्च करें, आप डेवलपमेंट करें, आप ट्रेनिंग करवाएं इंडस्ट्रियल वर्कर की, तो उन्होंने बकायदा आपके लिए टैक्स क्रेडिट रखे हुए हैं, था ना, आपको एक्सपेंस अलाउड है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट आए जरा, ये क्वेश्चन 3 दफा वो पूछ चुका है, फिर भी पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, इसके क्या मकासद हो सकते हैं। हमारा आज का आखिरी टॉपिक जी, गवर्नमेंट सैलरी पे टैक्स। अब सैलरी वाले बेचारा क्या करना है, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, सैलरी वाले से और तो कुछ नहीं हो सकता। ले जी, मनी ट्रांसफर नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल, डॉक्यूमेंटेशन तो ये पूछ रहा है मुसलसल। ले जी, टैक्स ऑन मूवेबल एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवेबल एसेट, उसी के पास होंगे, फर्नीचर हो गई, गाड़ी हो गई। ओके। हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को डिस्करेज करना और लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज, ये दोनों। अलाउइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना। मेकिंग एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट। टैक्स क्रेडिट टू डोनेशन टू अप्रूव्ड पे ज्यादा है। एक तो कह रहे हैं डोनेशन दें, लेकिन दहशतगर्द तंजीमों को ना दें। हाँ सिंपल बात है, किसको दें, अप्रूव्ड लिस्टेड को, अप्रूव्ड अच्छी इंस्टीट्यूशन को दें ताकि आगे अच्छे काम, शौकत खानम को दें, आप आगा खान को दें, जिनका पता है कि ये सही काम कर रहे। ले जी, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब वो चाहते हैं लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करें,
अच्छी अच्छी कंपनी में, आप बजाय घर में पैसे रखे रखे इन्वेस्टमेंट को वो कर रहे हैं। और टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है लिस्टेड कंपनी और अच्छी कंपनी और अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट। देखिए आपने घर में पैसे रखे हुए हैं या आपने कोई गोल्ड वगैरह परचेज किया हुआ है, तो ये इस पे टैक्स क्रेडिट नहीं है। आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर अगर वो टैक्स क्रेडिट दे रही है उसको इन्वेस्टमेंट कह रही है, ठीक है, सिक्योरिटीज वगैरह पे। तो इसका मतलब वो चाहता है, ये थोड़ा टेक्निकल था। टैक्स एग्जम्पशन टू द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ऐसा, 100% एग्जम्पशन है, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं, आप साइंस सॉफ्टवेयर इन चीजों की तरफ है। चलें जी, कल यहीं से स्टार्ट करें। थैंक यू।